हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अंकुरम एकेडमी में। मैं आशीष रंजन। आज हम लोग विद्युत का क्लास देखेंगे, विद्युत को हम लोग समझेंगे और आज हम लोगों का सेकंड लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने देखा था आवेश के बारे में। आवेश क्या दो प्रकार के होते हैं, चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे। और अपोजिट चार्जेस, अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये चीज़ हमने देखी थी। साथ में हमने करंट को देखा था कि आवेश का प्रवाह, फ्लो ऑफ चार्ज तो होना चाहिए करंट के लिए, लेकिन साथ में जितना फास्ट फ्लो ऑफ करंट होगा, जितना फास्ट आवेश का प्रवाह होगा, उसी को हम लोग उतना ज़्यादा मेरा क्या होगा, करंट होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मान लेते हैं कोई चार्ज है Q, बड़ा सा चार्ज है Q, हमने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो एक बात बताओ, इसके सामने कोई भी अगर चार्ज दिखेगा, मान लेते हैं इसके सामने कोई छोटू सा चार्ज दिख रहा है Q, तो क्या करेगा, इसको ही रिपल्सन करेगा, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है, प्लस प्लस एक दूसरे को दूर भगाएगा ये। ठीक है, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। और अगर नेगेटिव चार्ज हो तो क्या करेगा, आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। तो चलो हम लोग मान के चलते इस Q चार्ज का जो एरिया होगा, मतलब कि ये मैं गोल ले लेता हूँ। ठीक है, ये जो एरिया है, ये Q चार्ज अगर इस Q का, बड़ा Q का जो प्रभाव होगा, मान लेते इसी बाउंड्री के बीच में होगा, इसी बाउंड्री के अंदर होगा। मतलब प्रभाव मतलब कि अगर इसके पास कोई Q चार्ज पॉजिटिव अगर बाउंड्री के अंदर रहे तो ही ये इसको रिपल्सन कर पाएगा। क्योंकि देखो, अगर कोई चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और कोई दूसरा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अगर बहुत दूर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अभी भी रिपल्सन करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे तुम दूरी बढ़ाओगे तो प्रतिकर्षण का जो क्षमता, जो पावर उधर क्या होगा, धीरे धीरे घटता जाएगा, प्रतिकर्षण बल धीरे धीरे घटता जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि ये इसका बाउंड्री है, इसके अंदर जैसे ही आएगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और इसके अगर बाहर है तो कुछ भी प्रतिकर्षण नहीं होगा। देखो, ये बाउंड्री ऐसे अगर फिजिक्स के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन हम लोग इसको समझने के लिए ले सकते हैं, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये Q चार्ज है और ये Q चार्ज है, यहाँ पर सेंटर में है। अब मेरा काम है इसको पकड़ के हम लोग इसके पास लाएंगे। ठीक है, चलो हम लोग लाते हैं। मान लेते हैं ये Q चार्ज को मैंने पकड़ा यहाँ पे और इसको मैं ला रहा हूँ Q के पास। तो यहाँ तक बाउंड्री से यहाँ तक आने में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका ये रिपल्सन कर ही नहीं रहा। लेकिन जैसे ही हम लोग बाउंड्री के अंदर प्रवेश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको रिपल्सन करना स्टार्ट करेगा। रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण, दूर भगाने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं फिर भी इसको ज़बरदस्ती पकड़े हुए हूँ, मैं इसको छोड़ नहीं रहा हूँ, तो मुझे काम करना पड़ रहा है। क्योंकि देखो, अगर ये इसको धकेल रहा है, मैं फिर भी इसको पकड़ के हूँ, तो इसका मतलब क्या, मुझे ऊर्जा लगानी पड़ रही है, मुझे काम करना पड़ रहा है, और जिसके कारण ये भाग नहीं रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं ऐसा करते करते मैं पॉइंट आ गया B के पास, मतलब एक Q चार्ज को मैं पकड़ के लेके आ गया B के पास। ठीक है, तो अभी रिपल्सन हो रहा है बहुत, ये इसको हमेशा दूर भगाने की कोशिश कर रहा है मैं, लेकिन मैं फिर भी ज़बरदस्ती इसको पकड़े हुए हूँ, तो ये जा नहीं रहा, मतलब मुझे क्या करना पड़ रहा, काम। ठीक है, और फिर ऐसा करते करते मैं पॉइंट A के पास आ गया, मान लेते हैं ऐसा, हम लोग पॉइंट A के पास आ गया। तो जैसे जैसे B के पास आया तो ये रिपल्सन करना स्टार्ट होगा, मुझे काम करना पड़ रहा है, मुझे एनर्जी लगानी पड़ रही है। अब मैं फिर वापस, मैंने कहाँ जा रहा हूँ, A के पास, तो मुझे और ज़्यादा ये प्रतिकर्षण बल लगा रहा है। जैसे जैसे मैं करीब जाते जाऊँगा उतना ज़्यादा प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो A के पास जब मैं पहुँच जाऊँगा तो प्रतिकर्षण बल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, जिसके कारण मुझे काम क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा। तो हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे, उसको हम लोग कहते हैं, जितना भी मुझे काम करना पड़ रहा है, मतलब इस चार्ज को हम लोग B तक लाएँ, तो B तक लाने में हमको जो काम करना पड़ा, ठीक है, या A तक लाने में हमको जितना काम करना पड़ा, उसी काम को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसको कहते हैं विभव ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विभव ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैं इसका किताबी डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ, आपके बुक में क्या लिखा हुआ है। चलो देखते हैं। किसी आवेश को, मैंने पहले हिंदी में बोल देता हूँ, फिर मैं इंग्लिश में भी रिपीट कर दूंगा। किसी आवेश को अनंत से, देखो एक वर्ड है अनंत, इंग्लिश में उसको कहते हैं इनफाइनाइट। मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ, आपको बार बार देखने को मिलेगी, स्पेशली क्लास 10th में अनंत आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, जब आप ट्रिगोनोमेट्री मैथ्स में पढ़ोगे, या यहाँ पर भी अनंत आपको देखने को मिलेगा। तो अनंत का मतलब क्या, देखो मान लेता हूँ मैं अपनी नाक को इस बोर्ड के इस तरह सटा के टच करके मैं इस तरह खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या दिखेगा, चारों तरफ पूरा बोर्ड ही बोर्ड दिखेगा, पूरा वाइट ही वाइट दिखेगा। तो मेरे लिए उस वक्त बोर्ड क्या होगा, अनंत, क्योंकि मैं जहाँ भी देख रहा हूँ, अगर मैं नाक को यहाँ पर टच कर दूँ तो मुझे जो भी दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है, बस बोर्ड ही बोर्ड दिखाई दे रहा है, वाइट ही वाइट दिखा दे रहा है। तो यहाँ पर बोर्ड मेरे लिए क्या हो गया, अनंत। लेकिन तुम्हारे लिए बोर्ड अनंत नहीं है, क्योंकि तुमको इसका लिमिट दिखाई दे रहा है और छोर दिखाई दे रहा है, तो तुम्हारे लिए बोर्ड अनंत नहीं है। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग इस तरह सोच सकते हैं कि अगर तुम कभी भी अगर सी को देखो, समुद्र को देखो, तो तुम्हें क्या दिखेगा, क्या तुम उसका कुछ छोर देख पाओगे, नहीं, तुम्हें लगेगा एकदम बिल्कुल अनंत है ये समुद्र तो अनंत है। लेकिन अगर तुम अंतरिक्ष में चल जाओ, स्पेस में, तो तुमको एक उसका समुद्र का और छोर दिखेगा। ठीक है, तो फिर वहाँ के लिए जो स्पेस में है उसके लिए फिर समुद्र अनंत नहीं है। ठीक है,
तो अनंत मतलब जिसका कोई, जो अनंत एक रिलेटिव वर्ड है। हो सकता है किसी आदमी के लिए कोई चीज़ अनंत हो, जैसे मेरे लिए अगर नाक सड़ा के मैं खड़ा हो जा रहा हूँ तो मेरे लिए बोर्ड अनंत है, लेकिन तुम्हारे लिए बोर्ड अनंत नहीं है। किसी के लिए समुद्र अनंत है, लेकिन जो स्पेस में उसके लिए अनंत नहीं है। तो हो सकता है कि किसी इंसान के लिए कोई चीज़ अनंत हो और किसी और के लिए वो चीज़ नहीं हो, ठीक है। तो खैर वो अलग बात है। तो यहाँ पर हम लोग अनंत का क्या मतलब है, यहाँ पर अनंत का ये मतलब है कि अनंत से मतलब कि ऐसा जगह से हम लोग इस चार्ज को लाएंगे जहाँ पर इसका कोई प्रभाव ना हो, ठीक है। हमने पहले ही कहा था इसका प्रभाव कहाँ तक रहेगा, इस बाउंड्री तक रहेगा। तो इसके बाहर से ला रहे हैं, अब इसके बाहर ये यहाँ पर रहे, चाहे यहाँ पर रहे, चाहे यहाँ पर रहे, या कहीं भी रहे, इसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका प्रभाव बस बाउंड्री के अंदर ही रहेगा। अगर कोई चार्ज इसके बाहर है उसको इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये चार्ज इसके लिए क्या हो गया, अनंत हो गया, ठीक है। ये चार्ज कहाँ हो गया, अनंत हो गया। अब अनंत से तुम कहीं भी, अनंत तुम कहीं भी मान सकते हो, बस इस बाउंड्री के बाहर रहना चाहिए। तो मैं अनंत से, तुम्हारी बुक में लिखा हुआ अनंत से अगर किसी आवेश को, अगर मैं किसी दूसरे आवेश के, ये दूसरा आवेश है मेरा, दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाता हूँ। विद्युत क्षेत्र मतलब ये जो बाउंड्री है, विद्युत क्षेत्र हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो 12 में है। लेकिन ऐसा मान के चलो कि जहाँ तक इसका प्रभाव रहता है वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। तो अनंत से किसी आवेश को किसी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाता है उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विभव ऊर्जा। उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विभव ऊर्जा। तो विभव ऊर्जा बेसिकली क्या है, कार्य है, ठीक है। ये जो डेफिनेशन मैंने कही ये तुम बुक में देख लेना, मैं इसको यहाँ पर लिखाऊंगा नहीं, वो तुम बुक में आसानी से तुमको मिल जाएगी। मैं इंग्लिश में इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज को, या कोई भी चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चीज़ हो, अगर किसी चार्ज को इनफाइनाइट से अगर किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर तुम ला रहे हो तो उसको लाने में जो कार्य क्या किया जाता है, क्योंकि देखो ये प्रतिकर्षण करेगा, रिपल्सन करेगा, तो तुमको काम करना पड़ेगा ना। तो जो भी तुम काम कर रहे हो उसी कार्य को क्या कहेंगे हम लोग, विभव ऊर्जा, ठीक है। तो विभव ऊर्जा हम लोग ने पढ़ लिया। विभव ऊर्जा बेसिकली क्या है, कार्य, वर्क, ठीक है, वर्क। और वर्क का SI मात्रक क्या होगा, जूल। सबको पता है वर्क का SI मात्रक क्या होगा, जूल। और चूंकि ये कार्य ही ऊर्जा है, विभव ऊर्जा है, तो विभव ऊर्जा का भी SI मात्रक क्या हो गया, जूल। मतलब जो कार्य है वो बिल्कुल विभव ऊर्जा के बराबर है, तो इसका जो मात्रक होगा वो इसका भी मात्रक होगा। और हम लोगों को पहले से ही पता है, 9th में अगर तुम पढ़े हो तो ऊर्जा का SI मात्रक और कार्य का SI मात्रक दोनों का क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। तो चलो ठीक है, कार्य को हमने पढ़ लिया, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो ये विभव ऊर्जा को हमने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग एक नया टर्म पढ़ेंगे, वो है विभव, या हम लोग इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल। पोटेंशियल, तो पोटेंशियल अगर तुम इसका डेफिनेशन अगर तुम बुक में देखोगे तो इस तरह रहेगा, किसी प्रति इकाई आवेश को किसी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम लोग विभव कहते हैं। देखो कहने का मतलब क्या है, किताबी बातों को मैं यहाँ पर लिख के समझा देता हूँ तुमको, आखिर वो कहना क्या चाहता है। अगर मैं इस चार्ज को अनंत से, ठीक है, इस चार्ज को अगर मैं यहाँ से B तक लेके गया या A तक लेके गया तो मुझे काम करना पड़ा, क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है, धकेल रहा है, लेकिन मैं फिर भी ज़बरदस्ती ला रहा हूँ तो मुझे काम करना पड़ रहा है, मेरा एनर्जी खर्चा हो रहा है, ठीक है। उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, विभव ऊर्जा कहते हैं, मैंने जस्ट अभी बताया। बट वो जो ऊर्जा मेरा लग रहा है, जो मुझे कार्य करना पड़ रहा है, वो कार्य बटे दिस चार्ज, इस चार्ज को अगर हम लोग भाग दे दे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विभव। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ इकाई आवेश को, पर यूनिट चार्ज को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वर्क या कार्य बटे क्या हो जाएगा, Q, मतलब इस आवेश को, ठीक है। ये आवेश हो गया, जिस भी आवेश को लाएंगे उसको हम लोग को नीचे लिख देना है, ये क्या होगा, विभव। बस यही अंतर है विभव ऊर्जा और विभव में, बस यही अंतर है कि विभव मेरा क्या कार्य है और विभव मेरा क्या कार्य बटे Q, नीचे Q आ जाएगा, ठीक है। तो इसका SI मात्रक हम लोग देखते हैं। वर्क का SI मात्रक हम लोगों ने क्या देखा था, जूल, जस्ट अभी हम लोगों ने बताया। और इसका SI मात्रक क्या है, कूलम। ये चार्ज है, आवेश का SI मात्रक क्या है, कूलम। तो जूल पर कूलम किसका SI मात्रक हो गया, विभव का, ठीक है। विभव का SI मात्रक जूल पर कूलम, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट। क्योंकि देखो वोल्टा नाम का साइंटिस्ट था जो सबसे पहले इन सब के बारे में बताया था, विभव के बारे में हमें बताया था, इसीलिए उसी के सम्मान में हम लोग जूल पर कूलम को क्या लिखते हैं, वोल्ट। कभी भी विभव का SI मात्रक तुमसे पूछ लिया जाए, तुम जूल पर कूलम बोलो या वोल्ट बोलो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो चलो वापस आते हैं हम लोग। बट एक चीज़ तुम समझ सकते हो यहाँ पर, अगर मैं वर्क को बढ़ा दूँ, चलो मैं एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ऊपर वाले को मिटा रहा हूँ। अगर मान लेता हूँ ये चार्ज है मेरा, मान लेते हैं 2 कूलम, Q बराबर कितना है मेरा, 2 कूलम, Q बराबर 2 कूलम, ठीक है। और मुझे B तक जाने में मुझे कार्य करना पड़ रहा है, मान लेते हैं वो जो कार्य है, मैं यहाँ पर W लिख रहा हूँ शॉर्टकट में, क्योंकि वर्क का शॉर्ट फॉर्म W हो जाएगा। W मान लेता हूँ मुझे 4 जूल का काम करना पड़ा या 10 जूल काम करना पड़ा, मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है।
मुझे 10 जूल काम करना पड़ा। तो यहाँ पर मेरे लिए विभव क्या हो जाएगा, विभव या पोटेंशियल मेरे लिए क्या हो जाएगा, W/Q। W मेरा क्या 10 जूल और ये मेरा क्या 2 कूलम, कितना हो जाएगा 5 जूल पर कूलम, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे 5 वोल्ट। ये किसके लिए हो गया, बी के लिए। क्यों, क्योंकि हम लोग इसको कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे थे, बी तक। ठीक है, तो बी का मान लेते ये मेरा क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया। बी का पोटेंशियल क्या हो गया 5 वोल्ट। ठीक है, 5 वोल्ट मतलब अनंत से इस चार्ज को हम लोग बी तक लेके गए, और बी तक लाने में हमको जो कार्य करना पड़ा वो है 10 जूल, और जिस चार्ज को हम लोग लेके गए मतलब 2 कूलम, तो बटे 2 कूलम हो गया, 5 वोल्ट मेरा हो गया। इस बी का क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया या विभव हो गया। ठीक है, अब अगर तुम इसको और आगे लेके जाओगे तो तुम्हारा कार्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि और ज़्यादा तेज़ी से धकेलेगा। अब ये जितना करीब तुम लाओगे, ये जितना तेज़ी से धकेलेगा तुमको उतना ज़्यादा कसकर पकड़ना होगा, और तुम जितना कसकर पकड़ोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा कार्य लगेगा, क्योंकि उतना ज़्यादा तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, और जितना एनर्जी खर्चा उतना तुम्हें काम करना पड़ेगा। ठीक है, कार्य और एनर्जी एक ही बात है। जब भी मैं कार्य बोलूँ, एनर्जी बोलूँ, तुम्हें एक ही चीज़ समझना है। ठीक है, अभी के तुम्हारे लेवल तक, 10th के लेवल तक तुम्हें यही चीज़ समझना है। तो जितना मैं करीब जाऊँगा ये उतना ज़्यादा धकेलेगा, तो मुझे और कसकर पकड़ना होगा, और जितना कसकर पकड़ना होगा मुझे उतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं अब अनंत से कहाँ लेके जा रहा हूँ, ए तक। पहले मैं बी तक लेके गया तो मेरा विभव आया 5 वोल्ट। अब मैं इसको कहाँ लेके जा रहा हूँ, ए तक। तो ए तक जाहिर सी बात है मैं इधर भी मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं लेके जा रहा हूँ ए तक। ये मेरा विभव 5 वोल्ट निकला, कहाँ के लिए, बी के लिए। मैं यहाँ पर बी लिख दे रहा हूँ, विभव किसके लिए, बी के लिए। अब मैं इसको, इस चार्ज को अनंत से कहाँ लेके जा रहा हूँ, ए तक। तो मुझे कार्य करना पड़ेगा। देखो क्यू तो मेरा वही है, 2 कूलम ही है, क्योंकि चार्ज वही है, चार्ज को मैंने बदला नहीं। लेकिन जो मुझे काम करना पड़ेगा, पहले बी तक अगर 10 जूल लग रहा था तो ए तक अब ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मैं और करीब जा रहा हूँ। तो मान लेते ये मेरा हो गया 20 जूल, ऐसा मान के चलते हैं हम लोग, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो मेरा विभव क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या है, चार्ज हो गया। तो मेरा विभव मेरे लिए क्या हो जाएगा, W/Q 20 जूल बटे 2 कूलम, तो कितना हो गया 10 वोल्ट। ठीक हो गया, तो ए का मेरा निकल गया पोटेंशियल 10 वोल्ट। ठीक, ये 10 वोल्ट हो गया। तो जाहिर सी बात है हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि मुझे जितना, देखो चार्ज तो बदल नहीं रहा, क्यों मेरा वही है 2 कूलम, अभी भी 2 कूलम, लेकिन मुझे जितना ज़्यादा कार्य करना पड़ रहा है, जितना ज़्यादा कार्य करना पड़ रहा है, मतलब ए तक जाने में मुझे ज़्यादा कार्य करना पड़ रहा है, तो मेरा विभव भी क्या हो रहा है, ज़्यादा। ये तुम देख रहे हो। ठीक है, मुझे जितना ज़्यादा काम करना पड़ेगा मेरा विभव भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ तक हमने देखा। अब चलो हम लोग एक दूसरा केस हम लोग देखते हैं। ठीक है, या फिर यहीं तक हम लोग यहीं पर हम लोग एक चीज़ और देखते हैं। मान लेते हैं अब ये चार्ज मेरा कहाँ तक आ गया, ए तक। मैं लाया पहले बी तक, मेरा यहाँ पर वोल्टेज कितना है, विभव कितना 5 वोल्ट। फिर वापस मैं इसको लेके जा रहा हूँ ए तक। जब मैं ए के पास लेके गया, मैं जितना करीब आया मुझे काम ज़्यादा करना पड़ा, जिसके कारण यहाँ पर विभव क्या हो गया 10 वोल्ट, विभव मेरा बढ़ गया। अब मान लेता हूँ अभी मेरे पास ए पे रुका हुआ, मैं इसको कस के पकड़ा हुआ हूँ। अब अगर मैंने इस चार्ज को, आवेश को छोड़ दिया, इस प्लस क्यू आवेश को जब मैं ए के पास छोड़ दिया तो किधर भागेगा, इधर भागेगा, क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है, प्रतिकर्षण कर रहा है। दोनों सेम चार्ज है, प्लस प्लस क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। जो जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ये कहाँ से कहाँ तक भाग जाएगा, ए से बी की ओर भाग जाएगा। ए से बी की ओर क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने इसको छोड़ा ए से बी की ओर बहुत तेज़ी से भागेगा, अपने आप भागेगा, क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है, प्रतिकर्षण कर रहा है। अब एक चीज़ तुम सोचो, ये जो चार्ज है ये ए के पास मैंने इसे छोड़ा तो ये क्या हो गया, भाग गया, या फिर दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे इसको हम, प्रवाह हो गया। आवेश का क्या हो गया, प्रवाह हो गया। चार्ज का क्या हो गया, फ्लो हो गया। सब एक ही बात है। प्रवाह ही हम लोग क्या बताते हैं, प्रवाह का क्या मतलब, फ्लो का क्या मतलब है, एक जगह से दूसरे जगह की ओर जाना। तो जैसे मैंने इस चार्ज को छोड़ा तो ए से बी की ओर गया, तो यही तो क्या होता है, आवेश का प्रवाह। तो आवेश का जैसे ही प्रवाह हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। हमने पहले ही लेक्चर में बताया था कि आवेश का प्रवाह, आवेश का एक जगह से दूसरे जगह तक जाना क्या होता है, करंट होता है। तो जैसे मैंने ए के पास छोड़ा, ये चला गया बी की ओर भागा, तो इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो यहाँ पर तुमको क्या देखने को मिलेगा, एक करंट देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि ये चार्ज एक से बी की ओर जा रहा है, भाग रहा है, प्रवाह हो रहा है, उसका फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, एक करंट देखने को मिलेगा। चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको मिटा रहा हूँ। बस ये वोल्टेज 5 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट, ये मैंने लिख दिया, मैं इसको मिटा रहा हूँ। हम लोग पहला केस ले लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखें ए के पास छोड़ेंगे तो मुझे एक करंट मिलेगा, ये तुम्हें दिमाग में रखना है। ठीक है, दूसरा चीज़ हम लोग दूसरा केस लेते हैं। इसी में मान लेता हूँ कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो कार्य है 10 जूल लिया था, मान लेता हूँ यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है दूसरा केस में, ये 2 नंबर केस है। ये पहला केस हो गया, बी में कितना 5 वोल्ट, ए में है 10 वोल्ट। ठीक है,
अब दूसरा केस, ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 वोल्ट की जगह कितना है 10 वोल्ट या 20 वोल्ट, मान लो ऐसा 20 वोल्ट। मैंने क्यों बढ़ा दिया? क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक लाने में मुझे कार्य जितना करना पड़ रहा था, पहले मेरा केस में क्या था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्यू मेरा था 2 कूलम, डब्ल्यू मेरा था 10 जूल, तो मेरा यहाँ पर बी पे विभव कितना आ रहा था, विभव मेरा आ रहा था बी पे 10/2 W/Q 5 वोल्ट का, ठीक है। अब मान के चलता हूँ कि यहाँ पर जो मुझे कार्य है 10 जूल से ज़्यादा काम करना पड़ा, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग को काम करना पड़ा था बी तक लाने में, अनंत से बी तक लाने में 10 जूल काम करना पड़ा था, और इसी कारण मेरा बी पे जो विभव आया था 5 का आया था, 10/2 = 5। लेकिन अगर मैं दूसरे केस में मान लेता हूँ कि यहाँ पर मुझे जो कार्य करना पड़ रहा है, क्यू तो मेरा वही है, क्यू मेरा अभी भी 2 कूलम है, इस चार्ज को हम लोग 2 कूलम ले लिए हैं, और डब्ल्यू ऐसा मान के चलते हैं 10 जूल की जगह मान लेते हैं 40 जूल लग गया, ऐसा मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा विभव क्या हो जाएगा, मतलब कि अगर मैं इस क्यू चार्ज को बी तक लाता हूँ तो मुझे कितना कार्य करना पड़ रहा है 40 जूल, ऐसा मान के हम लोग चलते हैं। पहले हम लोग जो 10 जूल माने थे, अब मान लेते हैं हम लोग 40 जूल लग रहा है, तो विभव क्या हो जाएगा मेरा 40/2 बराबर 20 वोल्ट। तो यहाँ पर कितना आ गया 20 वोल्ट, ऐसा हम लोगों ने मान लिया। अच्छा एक बात बताओ, जब यहाँ तक बी तक अगर 40 जूल मुझे काम करना पड़ रहा है, तो अगर मैं ए के पास जाऊँ, अगर मैं ए के पास जाऊँ तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मतलब 40 जूल से भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं जितना करीब जाऊँगा ये और ज़्यादा इसको धकेलेगा, और जितना ज़्यादा ज़ोर से धकेलेगा मुझे और कसकर पकड़ना होगा, और जितना मुझे कसकर पकड़ना होगा मेरी एनर्जी उतनी ही खपत होगी, मतलब मुझे काम पहले से ज़्यादा करना पड़ेगा। ये सीक्वेंस तुम याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पर मेरा हो गया 40 वोल्ट। जाहिर सी बात है, यहाँ पर बी तक अगर मुझे जाने में 20 वोल्ट लग रहा है, तो ए के पास कितना हो जाएगा मेरा पोटेंशियल विभव, मेरा कितना हो जाएगा 40 वोल्ट, बी से ज़्यादा होगा, इतना कंफर्म है, वो हम लोग मान लिए 40 वोल्ट। ये सारा चीज़ हम लोग माने हुए हैं, ठीक है। तो पहले केस में क्या था 10 वोल्ट 20 वोल्ट 5 वोल्ट, और दूसरे केस में हम लोग क्या लिए, ए के पास 40 वोल्ट या 20 वोल्ट, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था कि जैसे मैंने इसे छोड़ा तो क्या होगा, एक हमको करंट देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ये छोड़ेंगे हम लोग तो ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल्सन करेगा, एक दूसरे को दूर भगाएगा, और ये चीज़ ए से बी की तरफ भागेगा, तो चार्ज का जो प्रवाह हो रहा है इसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पर हमको करंट देखने को मिलेगा। अब एक चीज़ सोचो, यहाँ पर 40 वोल्ट, पहले केस में यहाँ पर कितना लग रहा था 10 वोल्ट, दूसरे केस में कितना लग रहा है 40 वोल्ट। इसको ज़रा बारीक से समझना, अच्छे से समझना। तो 40 वोल्ट मुझे क्यों लग रहा है, मेरा वोल्टेज यहाँ पर जो विभव है मेरा वो ज़्यादा क्यों हो गया, पहले 10 वोल्ट था, अगर 40 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि मुझे काम ज़्यादा करना पड़ रहा है। मैंने पहले ही बताया, जितना ज़्यादा मेरा काम होगा उतना ज़्यादा मेरा विभव होगा। तो विभव अगर यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 40 है, तो 40 इसलिए हुआ क्योंकि मुझे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। और ज़्यादा काम मैं क्यों करूँगा, देखो एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना, फिजिक्स की जो भी लोग होते हैं, जो भी लोग फिजिसिस्ट होते हैं, वो होता है आलसी, ऐसा मान के चलो तुम लोग, ठीक है। वो जितना ज़रूरत होगा उतना ही काम करेगा, उससे ज़्यादा काम नहीं करेगा। अगर यहाँ पर ये ज़्यादा काम कर रहा है, इसका क्या मतलब हो सकता है कि ये इसको ज़्यादा ज़ोर से धकेल रहा था, और धकेल रहा था इसलिए मैंने इसको कस के पकड़ा हुआ था, तो मुझे काम ज़्यादा करना पड़ रहा था, जिसके कारण यहाँ पर कितना हो गया 40 वोल्ट। लेकिन अगर पहले केस में 10 वोल्ट आया था, इसका मतलब मुझे उतना कस के नहीं पकड़ना पड़ा था, इसलिए वर्क डन मेरा क्या हो गया, जो मेरा कार्य होगा वो कम हो गया, जिसके कारण यहाँ पर क्या था 10 वोल्ट। तो देखो 2 केस मेरा बन गया, एक 10 वोल्ट 5 वोल्ट, और यहाँ पर 40 और 20। मैं इस केस में, पहले केस में अगर छोड़ता हूँ तो ए से बी की ओर भागेगा, तो यहाँ पर हमको करंट देखने को मिलेगा। अब दूसरे केस में भी अगर मैं छोड़ दूँ, ए से अगर छोड़ दूँ, तो यहाँ पर भी किधर जाएगा, ये ए से बी की ओर भागेगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होगा प्रतिकर्षण होगा, तो ए से बी की ओर यहाँ पर भी भागेगा। अब बस एक चीज़ मुझे पूछना है, देखो दोनों केस में क्या हो रहा है, 1 और 2 दोनों केस में चार्ज का प्रवाह हो रहा है, आवेश का प्रवाह हो रहा है, ए से बी की ओर जा रहा है। लेकिन बताओ ज़्यादा स्पीड किस में होगा, 1 में, केस 1 में या केस 2 में, केस 2 में हो। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर कितना है 10 वोल्ट, मतलब मुझे वोल्टेज अगर कम है, मेरा विभव कम है, मुझे काम कम करना पड़ा था, और यहाँ पर 40 वोल्ट है, मतलब मुझे काम ज़्यादा करना पड़ा था। तो एक चीज़ देख रहे हो, एक चीज़। अच्छा एक बात बता, यहाँ पर विभव में जो अंतर है वो कितना है, यहाँ पर ए में 10 वोल्ट है, यहाँ 5 वोल्ट, तो अंतर कितना हो गया, 10 में 5 गया 5, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं, 40 में 20 गया, 40 में 20 गया, कितना वोल्ट हो गया 20 वोल्ट। तो यहाँ पर विभव में अंतर था 5, ठीक है, और यहाँ पर विभव में अंतर है 20। तो ज़्यादा स्पीड हमको कौन से केस में देखने को मिलेगा, सेकंड केस में। तो एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि मेरा विभव में अंतर जितना ज़्यादा होगा, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 5 है, तो विभव में अंतर मेरा जितना ज़्यादा होगा मुझे करंट उतना ही ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर मैं छोड़ दूँ तो ये पहले से भी ज़्यादा स्पीड से भागेगा, पहले केस से ज़्यादा स्पीड में कौन सा भागेगा, सेकंड केस में, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज क्या है ज़्यादा। तो विभव में अंतर जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही मुझे क्या देखने को मिलेगा, करंट। तो इसको हम लोग ज़रा शब्दों में लिखते हैं, मैं इधर मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये सब मैंने बस समझाने के लिए लिया था, न्यूमेरिकल डेटा जो भी है।
मैं इसको मिटा रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ कि विभव में अंतर अगर मेरा बढ़ेगा, विभव में अंतर मतलब जैसे देखो ये 40 में 20 गया, कितना 20 है, तो विभव में अंतर जितना ज़्यादा मेरा बढ़ेगा तो उतना ज़्यादा मुझे क्या देखने को मिलेगा, विद्युत धारा या करंट। विभव में अंतर जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा मुझे विद्युत धारा देखने को मिलेगा। ठीक है, पॉज कर दो अभी। एनीवेज, तो विभव में अंतर जितना ज़्यादा बढ़ रहा है उतना ज़्यादा मुझे क्या देखने को मिल रहा है, विद्युत धारा। ठीक है, तो इसको विभव में अंतर, ये मेरा क्या हो जाएगा, विभव अंतर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर। क्योंकि देखो तुम इसका अगर संधि विच्छेद करो तो ये क्या हो जाएगा, विभव में अंतर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, डिफरेंस ईयर ENC, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा मुझे विद्युत धारा उतना ही देखने को मिलेगा। यहाँ से वही चीज़ हम लोगों ने देखा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मान लेते हैं किस में लिखेंगे, V में। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किस में लिखेंगे, V में। ये संकेत है, ये क्या है, मेरा विभवांतर है या पोटेंशियल डिफरेंस है। तो विभवांतर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मुझे क्या देखने को मिलेगा, करंट। तो हम लोग इसको लिखेंगे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या V समानुपाती I। देखो समानुपाती का क्या मतलब, वो अगर किसी को नहीं पता तो तुम लोग कमेंट में बता, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको, किसी वीडियो में हम लोग समानुपाती या प्रोपोर्शनल का मतलब समझा देंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है। लेकिन अभी के लिए तुम इतना समझ जाओ कि इसका यही मतलब है कि अगर मैंने V को बढ़ाया तो मेरा I क्या होगा, बढ़ेगा। ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ से देख ही लिया। ठीक है, तो अगर मैं V को घटा रहा हूँ तो I भी क्या होगा, घटेगा। और समान अनुपात में घटेगा बढ़ेगा, मतलब अगर मैं इसको दोगुना बढ़ा दे रहा हूँ तो ये भी दोगुना बढ़ जाएगा। अगर मैं इसको दोगुना घटा दे रहा हूँ, मतलब आधा कर दे रहा हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यही इसका मतलब है। ठीक है, और इस समानुपाती को अगर मैं बराबर करूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, एक नियतांक आएगा। एक नियतांक आएगा और उस नियतांक वो मेरा क्या है, R। अब नियतांक क्यों आ रहा, समानुपाती को बराबर करने का जरूरत क्यों पड़ रहा है, ये चीज़ हम लोग किसी और वीडियो में बना देंगे। वैसे मैं आशा करता हूँ बहुत सारे लोगों को, आप लोगों को पता ही होगा इसका मतलब। एनीवेज, और ये R क्या है, R मेरे लिए अभी क्या है, नियतांक है। ठीक है, R क्या है, नियतांक है। नियतांक मतलब जो कभी बदलेगा नहीं। यहाँ पर V बदल सकता है, V डबल तो I भी डबल, V आधा तो I भी आधा, ये 3 गुना तो ये भी 3 गुना, सब चीज़ हो सकता है। V बदलेगा, I बदलेगा, लेकिन जो R होगा वो कभी नहीं बदलेगा। V बदल जाए, R बदल जाए, कुछ भी कर ले आपस में, लेकिन R मेरा कभी बदलेगा नहीं, ये रहेगा हमेशा कांस्टेंट। यही इसका मतलब है। तो और ये जो V इक्वल टू IR जो आया मेरे पास, मैं इसको मिटा रहा हूँ। V इक्वल टू IR जो आया, V इक्वल टू IR, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओम्स लॉ, या इसी को हम लोग कहते हैं ओम का नियम। ठीक है, V इक्वल टू IR बराबर ओम का नियम। और ये R क्या है, मेरा नियतांक है। R को और भी कुछ कहते हैं, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। बट इसमें एक चीज़ और है, एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि जब भी इस चीज़ को हम लोग प्रयोग करेंगे, इस चीज़ को हम लोग प्रयोग मतलब कि जैसे यहाँ पर जो वोल्टेज है वो चीज़ जब बैटरी तैटरी लगाकर जब हम लोग ओम का नियम को वेरीफाई करेंगे, देखना चाहेंगे कि ये सही है या नहीं, तो इस पूरे प्रक्रम के दौरान, मतलब जब तक हम लोग प्रयोग करेंगे तो उस पूरे प्रक्रम के दौरान मेरा जो तापमान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तापमान क्या होना चाहिए, नियतांक। मतलब तापमान मेरा बदलना नहीं चाहिए, तापमान मेरा नियतांक होना चाहिए। सपोज अगर पूरे ओम को ओम लॉ को अगर तुम परफॉर्म कर रहे हो और इस पूरे प्रयोग के दौरान अगर तुम्हें 1 घंटा का समय लग रहा है, तो पूरे घंटे के दौरान मेरा जो तापमान रहना चाहिए वो रहना चाहिए कांस्टेंट। अगर तुम किसी कमरे में कर रहे हो ये प्रयोग और कमरे का तापमान अगर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो पूरे प्रयोग के दौरान वो तापमान 25 डिग्री सेल्सियस ही रहना चाहिए। अगर मेरे तापमान में परिवर्तन आ जाता है प्रयोग के दौरान, तो फिर ये नियम फेल हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि तापमान के बदलने से ओम का नियम में क्या प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। और R का क्या मतलब है ये भी हम लोग देखेंगे। साथ में हम लोग देखेंगे कि ये समानुपाती का क्या मतलब है या प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, वो भी हम लोग देखेंगे। बस ये ओम का नियम जो भी तुम लोगों ने ये देखा, अगर इसमें किसी को डाउट है तो हम लोगों को कमेंट करके बताओ। बट ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है समझाने का ओम का नियम को। ठीक है, हम लोगों ने जो पढ़ा था बचपन में, V इक्वल टू IR, डायरेक्ट हमने ये रिलेशन पढ़ लिया था। ठीक है, कि V समानुपाती I होता, V बराबर IR। लेकिन तुम एक बार इसको खुद से प्रैक्टिस करो कि आखिर इसमें हम कहना क्या चाह रहे हैं। इस चीज़ को समझो तो ओम का नियम जो भी कहना चाह रहा है, ओम जो कहना चाह रहा है वो तुमको खुद में फील आ जाएगा कि आखिर ओम ने ये क्यों कहा। ठीक है, अगर तुम ये चीज़ कर रहे हो तो तुम्हें ओम की जगह खुद तुम ये चीज़, ये जो फॉर्मूला है इसको तुम खुद वेरीफाई कर लोगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग तापमान को देखेंगे कि तापमान क्यों कांस्टेंट रहना चाहिए। हम लोग R को देखेंगे कि R का क्या मतलब है। हम लोग समानुपाती को देखेंगे। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो आज तक के लिए हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।